वर्मा जी आप आ गए हैं? डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा आप ज्वाइन कर चुके हैं? आप डॉक्टर वर्मा, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आ गए। हाँ ठीक है, तो आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। जी। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के आज के मीटिंग में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोगों का 391 डेज है, पूरा हुआ है। और ये शायद आप लोग जानते होंगे कि ये प्रतिदिन 7 बजे से 8 बजे तक हिंदी में, 8 से 9 अंग्रेजी में और 9 से 10 मलयालम में हुआ करता है। हम लोग तो हिंदी में 391 दिन को पार कर चुके हैं, अंग्रेजी में हम लोग 1300 दिन पार कर चुके हैं। ये एक निरंतर चलने वाला एवर लास्टिंग स्टोरी बन रहा है। मैं आप सबों का इसमें स्वागत करता हूँ। आइए मीटिंग शुरू करने के पहले हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें। धन्यवाद। मैं इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के विषय में आप लोगों को परिचय दिया। आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग निरंतर इसको सुना करिए, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग एक सिलेक्टेड एक्सपीरियंस्ड स्पीकर को बुलाते हैं इस फोरम में। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने आमंत्रित किया है डॉक्टर यूके वर्मा, उपेंद्र कुमार वर्मा जी को, जो कि उप प्राचार्य हैं जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर वर्मा जी जो है तो BHMS किया है और इन्होंने MD होम भी किया है। इन्होंने और करीब करीब 40 सालों का इनका मेडिकल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और टीचिंग भी एक्सपीरियंस है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें पहचानता हूँ, पढ़ाने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जब। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विषय पर बोलने के लिए आज के लिए हम लोगों का जो सेशन था ब्लैंक जा रहा था, तो अचानक इमरजेंसी में भी हम लोगों को साथ देते हैं। ऐसे हम लोग को स्पीकर बहुत कम मिलते हैं जो कि इस इमरजेंसी में किसी भी विषय पर बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मीटिंग में और ये काफी मैंने जैसा परिचय दिया, ये ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन के HOD भी हैं जीडी कॉलेज में, कई एक बोर्ड ऑफ स्टडीज में मेंबर भी हैं, एग्जामिनर भी हैं और कई एक एक्टिविटीज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और लीगा के जो कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें भी इन्होंने पेपर प्रेजेंट किया है, CCH वाले में भी इन्होंने प्रेजेंट किया है। ये काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। डॉक्टर वर्मा जी, मैं आपको आज के इस फोरम में आपको आमंत्रित करता हूं। आइए आप अपना प्रेजेंटेशन कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी पर फिर मुझे निमंत्रण दिया है और बोलने के लिए कहा गया है। आज का जो मेरा विषय है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पे या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे है, जिसमें हम लोग होम्योपैथी से कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि होम्योपैथिक से इसको मैनेज किया जा सकता है? क्या हम कुछ कर सकते हैं ऐसा कि ये ठीक कर सकते हैं? इसी विषय पे आज कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग भी हमें सुनने वाले हैं उनको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े। और ये स्पेशल थैंक्स है हमारे राम प्रवेश शाह जी को, जो कि हमारा मीटिंग हमेशा सुनते हैं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रेडमी नोट प्रो मैक्स है, जो नाम नहीं पता ये कौन है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग शुरू करते हैं ये आज का मीटिंग का, जो स्पेशली डिजाइन हुआ है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज कहें। और इसमें खास बात ये है कि ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, खास करके यंग लड़कियों में और यंग महिलाओं में तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आज का इसका कारण अगर ऐसा समझा जाए जनरल रूप से, तो कहा जा सकता है कि आज का जो लाइफ स्टाइल है,
जो आज का खान पान है जो हम लोग करते हैं और इतना फास्ट फूड का दौर है, शायद कहीं ना कहीं कुछ रोल ये अदा करता हो। साथ ही साथ आज का जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ का मतलब कि चाहे यंग लड़की हो, किसी को 10th का एक बोर्ड एग्जाम देना हो, किसी को 12th का देना हो, शॉर्ट कट कंपटीशन है, पेरेंट्स का बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है। उस एक्सपेक्टेशन को पहुंचने के लिए वो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और शायद वो उतना खुल करके एंजॉय नहीं कर पाते हैं जितना खुल करके एंजॉय करना चाहिए। तो हो सकता है कि ये उनके लाइफ स्टाइल, उनका स्ट्रेस, उनका खान पान, ये सब कहीं ना कहीं इस तरह के डिजीज को प्रमोट करने में हेल्प करता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज भी मॉडर्न साइंस के तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव फैक्टर नहीं समझा जा चुका है कि हाँ इसी की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या ओवरी डिजीज होगा। तो अनुमान लगा सकते हैं और उसके सिम्टम देखने के बाद हम लोग उस पे सोच सकते हैं कि क्या पॉलीसिस्टिक डिजीज हो सकता है। लेकिन इस वजह से है ये कहना अभी तय नहीं हो पाया है। तो इसमें एक और खास बात है कि इसको सबसे पहले इसको जो भी नाम दिया गया हो, लेकिन इसको एसएल सिंड्रोम भी कहा जाता है। और ये एसएल सिंड्रोम इसलिए कहा गया कि ये सबसे पहले जो जिन्होंने इस बात को बताया पॉलीसिस्टिक डिजीज होता है वो स्टेन एंड लेवेंथल, ये 1935 में ये लोग थे और उन्होंने इसका नाम दिया। और अब ये जो डिजीज है, जो सिंड्रोम को जाना जाता है और कॉमनली इसको पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि 1935 से ये डिजीज का एक नामकरण हो गया। डिजीज तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन आइडेंटिफिकेशन, वो सिंड्रोम, लक्षण जो आ रहे थे, आखिर क्यों हो रहे थे, किस लिए हो रहे थे, ये सबको देखते जानते समझ में आने लगा कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रहा है। और ये हमारा ये हम देख पा रहे हैं कि ये एक हमने इंटरनेट से ये स्ट्रक्चर लिया है कि ये एक यूट्रस है, सर्विक्स है और ये दोनों साइड फेलोपियन ट्यूब के साइड में ये ओवरी है। और इस ओवरी को अगर इलाज करके देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो सिस्टिक डेवलपमेंट, सिस्ट लाइक, यानी कि गोल गोल बबल्स की तरह ये बने हुए हैं और ये कहीं ना कहीं आगे आ, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हिंड्रेंस करते हैं। तो ये जो हिंड्रेंस होता है आखिर क्यों होता है ना, इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा। और जैसा कि हमने बोला कि ये ज्यादातर रिप्रोडक्टिव एज में, जहां पर लड़कियों का पीरियड शुरू हो जाता है, जहां से रिप्रोडक्टिव एज शुरू होता है, और यंग महिलाओं में यानी कि यंग लेडीज में ये ज्यादातर ये डिजीज पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इसके डिजीज के क्या ही इंडिकेशंस हो सकते हैं और हम कैसे समझ सकते हैं कि हाँ कोई पेशेंट आया है तो ये पॉलीसिस्टिक डिजीज से या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से सफर कर रहा है। तो इसके कुछ इंडिकेशंस है और बहुत ही मार्क्ड इंडिकेशंस, ऐसा नहीं कि बहुत वेग है। कॉमनली जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो लड़कियों में या जो यंग लेडी होती है उनका इरेगुलर मेंसेस होने लगता है। अब इरेगुलर में दो तीन बातें आती है, या तो ये पहले हो जाता है, अर्ली हो जाता है, या नहीं तो लेट होता है, एक एक दो दो महीना का गैप भी हो जाता है ना। और कभी कभी किसी किसी को पीरियड बहुत हेवी होने लगता है और किसी किसी को बहुत कम मात्रा में। इसके साथ ही पीरियड पीरियड का जो फर्स्ट इंडिकेशन जो समझ में आता है, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि पीरियड के इरेगुलर के साथ साथ कुछ एक्ने यानी कि मुहासे, पिंपल्स भी ऑब्जर्व किए जाते हैं और लड़कियों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाते हैं। दूसरी बात है, कुछ अगर मैरिड महिलाएं हैं तो उनको लगता है कि क्या वजह है कि ये पीरियड इरेगुलर हो रहा है, और चूंकि पीरियड इरेगुलर हो रहा है इसलिए उनको कंसीवमेंट में भी दिक्कत आ रही है। एक और साथ साथ बात है कि पैचेस है थिक डार्क वेलवेटी, यानी कहीं भी गर्दन पे, गर्दन के चारों ओर एक थिक जो है रफ सरफेस
और वेलवेटी स्किन यानी कि थिक मोटा चमड़ा है, इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है जो मैं अभी बताऊंगा, है ना, एग्रिकस के नाम से, एक एंथोनेसिस के नाम से। एक्सेस हेयर ऑन फेस एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हिर्सुटिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये भी लेटर स्टेज में इसको बहुत ही अक्सर देखा गया है कि पेशेंट जो है हिर्सुटिज्म का शिकार हो जाते हैं, और इसके साथ हो सकता है किसी किसी को कॉम्प्लिकेशंस में ओबेसिटी भी हो, मोटापा भी हो। तो ये जो 5-6 सिम्टम्स हैं वो बहुत ही मार्क्ड है, इंडिकेशंस हैं पीसीओडी या पीसीओएस के। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर पीरियड इरेगुलर आ रहा हो, यंग लड़की हो, यंग महिलाएं हो, मैरिड महिलाएं हो, तो कहीं ना कहीं पीसीओडी होने का संभावना है। साथ साथ अगर एक्ने हो और किसी को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही हो, कुछ डार्क पैचेज स्किन मोटा हो रहा हो, और अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो फीमेल में नहीं चाहिए वैसे हेयर ग्रो कर रहे हो, साथ ही साथ ओबेसिटी हो रही हो, तो हम एक बार सोच सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं पीसीओडी या पीसीओएस, ये पीसीओएस के सिम्टम हो सकते हैं। और इसको जानने के लिए हमको ये कंफर्म के लिए कि आखिर क्या वजह से ये हो सकता है, इसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ सकता है। लेकिन ये जो डिसऑर्डर्स है, बेसिकली देखा जाए तो इंडोक्राइन सिस्टम से ये डिस्टरबेंस से होता है। और ये ज्यादातर, जैसा पहले भी बताया, कि जो महिलाओं में रिप्रोडक्टिव एज होता है, यानी कि जहां से मेंसेस शुरू होते हैं, पीरियड्स आने लगते हैं, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये बहुत ही मार्क्ड है। यूजुअली जो यंग लड़कियां रहती है वो लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि पीरियड आने बंद हो जाते हैं। कई बार पैथोलॉजी, ये जो अभी पीसीओडी की जो हम बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर पैथोलॉजिकल कंडीशन है। कई बार फिजियोलॉजिकल कंडीशन से या इमोशनल काउजेस से भी पीरियड इरेगुलर होते हैं। तो वो यूजुअली अल्ट्रासाउंड करा के ये पता चल जाता है कि इनको पीसीओडी नहीं है, तो ऐसा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नहीं है। तो उसको सिंपली कुछ मेडिसिन दे के उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन जब नॉर्मल हो जाता है तो सारा कुछ नॉर्मल होने लगता है। तो अगर इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर फिजियोपैथोलॉजिकली क्या हो रहा है, इंटरनली ऐसा क्या बात हो रही है जिसकी वजह से पीरियड आना बंद हो जाता है या पीरियड इरेगुलर होने लगता है। तो जब इंटरनल फिजियोलॉजिकल कई वजह से डिस्टरबेंस हो सकती है। अब देखिए, वो कोई भी स्ट्रेस या कोई भी एंजाइटी, जैसे एक कॉमन एंजाइटी है किसी भी तरह का, एक एक्स फैक्टर है जो एंजाइटी का कारण है, और बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी महिलाएं उसको एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि उस स्ट्रेस फैक्टर से सभी महिलाओं या सभी लड़कियों को पीसीओडी हो जाए। ये सबका इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से उनको ये डिजीज होने की संभावना रहती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन सकता है उसके पास हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसी बीमारियां हुई हो जिसकी वजह से ये आगे फर्दर प्रोग्रेस करता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और ये बेसिकली जो फैक्टर्स है वो उनका न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। और जो डिस्टर्ब होता है तो उसी की वजह से, इस न्यूरो इंडोक्राइन के डिस्टर्बेंस की वजह से, जो एड्रिनल ग्लैंड, जो वास्तव में जो हार्मोन देते हैं, सेवरल टाइप्स के हार्मोन्स देते हैं, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो एक हार्मोन्स है जो कि एंड्रोजन कहलाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो ज्यादा मात्रा में होने लगता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ मेल हार्मोन जो फीमेल में होते हैं वो नॉमिनल मात्रा में होते हैं, उस लिमिट में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन लिमिट से अगर मेल हार्मोन जो है अगर बढ़ जाते हैं तो इस तरह की गड़बड़ी होने की संभावना हो जाती है। तो ये एक खास चीज है जिसकी वजह से हम ये पीसीओडी को देख पाते हैं। तो जब एंड्रोजन एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है, जब ज्यादा बहाव में आ जाते हैं, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, वहां पर इसका बहाव ज्यादा जब होने लगता है, तो ये एंड्रोजन जो हाइपर है, वो फॉलिकल जो हमारे ओवरीज में बनते हैं, उसको ये कुछ न कुछ इफेक्ट करते हैं और उसके फॉर्मेशन को हिंड्रेंस करते हैं।
अब जब ये फॉर्मेशन का हिंड्रेंस हो जाता है, जब ओव्यूलेशन नहीं होता है, उस फैक्टर को हम एनओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। और ये इस एन ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेशन का नहीं होना ही एक कारण होता है जो एमिनोरिया या पीरियड अपसेट हो जाता है। तो ये सबसे मार्क्ड फीचर है पीसीओडी का या पीसीओएस का, जहां पर न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होने के बाद वो एड्रिनल ग्लैंड से जो एंड्रोजन जो निकलता है वो ज्यादा निकलने लगता है, और ज्यादा निकलने के वजह से वो ओव्यूलेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है, और उसको ये प्रॉब्लम आता है। और यही वजह है कि ये काउज करने लगते हैं, एक तो इरेगुलर पीरियड करने लगते हैं, एमिनोरिया कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी कर सकते हैं, ओबेसिटी कर सकते हैं, हिर्सुटिज्म कर सकते हैं, एकैंथोसिस निग्रिकेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने बोला वाल्वेटी स्किन जो नेक के चारों तरफ हो जाता है, ये अक्सर आपको कॉमनली देखने को भी मिलेगा, कहीं ना कहीं कई कई केस में आपको ये देखने को मिलेगा। अब हम इसको कैसे जानेंगे कि कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ ये डिजीज जो है पीसीओडी है या पीसीओएस है। पीसीओएस के लिए तो हमें सिम्टम मिल गया, हमें इंडिकेशंस मिल गए। तो एक जो कॉमन हम सबसे पहले कर सकते हैं वो एक यूएसजी कर सकते हैं, और यूएसजी में दिखाता है कि इसका जो ओवरी है बहुत लार्ज भी है, और उसमें सिस्ट भी डेवलप कर दिया है। हम ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, जहां पर कि फीमेल हार्मोन का ऐसे करा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि हम एक यूएसजी करा लेंगे। यूएसजी करा के देखेंगे कि क्या उसका ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो सब सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है, अगर इनलार्ज है और उसमें सिस्ट है, तो एक ये कारण हो सकता है। सेकंड, कंफर्म करने के लिए हम ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं कि ये जानने के लिए ब्लड टेस्ट में क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसमें हम देखते हैं जो हार्मोनल ऐसे कराते हैं, तो उसमें देखते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ये एलिवेटेड रहता है, और ये बढ़ा हुआ रहता है, और ये बढ़ा होने की वजह से कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रोजन का लेवल भी एलिवेटेड रहता है। तो सेक्स हार्मोन है बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो एसएचबीजी के नाम से जाना जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। और एड्रोस्टेरोन ये एलिवेटेड हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन भी एलिवेटेड रहता है। ये सारे टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब कैसे हैं? मेल हार्मोन है। तो मेल हार्मोन जो है वो बढ़ने लगते हैं। एंड डिहाइड्रो फेनेड्रोस्टेरोन सल्फेट ये जो है ये भी एलिवेटेड हो सकता है। और रेज सीरम इंसुलिन हो सकता है, इंसुलिन भी बढ़ा रह सकता है, इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, इंसुलिन बढ़ा रह सकता है। तो हमें एक तो यूएसजी रेडियोलॉजी के थ्रू हम जान सकते हैं कि पीसीओडी है कि नहीं। दूसरा, हम सीरम वैल्यूज देख सकते हैं या हार्मोनल लेवल देख सकते हैं कि हार्मोन में क्या क्या बढ़ा हुआ घटा हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने बढ़े हुए सारे के सारे हों, कोई एक दो बढ़े हो सकते हैं, और इंडिकेट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ पीसीओडी या पीसीओएस है। ये एक खास बात है। अब कॉजेज ऑफ पीसीओडी और पीसीओडी, अब मॉडर्न साइंस तो ये कहती है ये सब कुछ देखने के बाद कि चलो एंड्रोजन जो हार्मोन है वो ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट काउज है या कि क्यों होता है, ये आज भी स्टिल अननोन है। और यहाँ पर चूंकि हम और आप सब होम्योपैथ लोग बैठे हैं, इसलिए ये बता देना यूं ही जरूरी है, यूं ही जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, यूं ही जरूरी है कि हम जानते हैं, जैसे डॉक्टर हेलमेन ने कह दिया है कि द एग्जैक्ट काउज हैज टू रिमेन कंसील्ड। वो कभी भी जाना नहीं जा सकता है, उसे जाना नहीं जा सकता है मतलब उसे देखा नहीं जा सकता है, उसको मेटेरियली हम देख नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि किसी भी डिजीज में जो हम देखते हैं वो केवल इवेंट ऑफ सीरीज रहते हैं। तो हम जो भी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में, जैसे एलएच का बढ़ जाना, चाहे एंड्रोजन का बढ़ जाना, ये सब क्या है? डिजीज हो चुका है, डिजीज कहीं पहले ही हो चुका, अब इस सीरीज ऑफ इवेंट चल पड़े। अब कोई एक गिवन टाइम पे हम सैंपल ब्लड लेते हैं, या यूएसजी कराते हैं, या एमआरआई कराते हैं, तो वो एग्जैक्ट काउज ऑफ द डिजीज नहीं है।
इट इज द इवेंट ऑफ सीरीज ऑफ पैथोलॉजी जो एक गिवन टाइम पे हम देखते हैं, उसको हम काउज कभी नहीं समझ सकते। और यही पे एक फेल्योर और सक्सेसफुल की बात होती है कि अगर हम उसी को डिजीज समझ ले, जैसे एंड्रोजन बढ़ गया, एड्रेनल ग्लैंड का डिस्फंक्शन हो गया, उसी को हम अगर डिजीज समझे और उसको ठीक करने में लगे तो ये गलत होगा। क्योंकि वो जो एड्रेनल ग्लैंड का जो सेक्रेशन जो हार्मोन है, वो प्रायर टू दैट डिस्टरबेंस एक डिस्टरबेंस ऑलरेडी हो चुका है। और वो डिस्टरबेंस क्या हुआ है, दैट इज रिमेन्ड कंसील्ड। वो केवल होम्योपैथी हिस्ट्री लेने के बाद, उसके काउजेशन फैक्टर जानने के बाद, उसके लाइफ में क्या क्या ऐसा चीज हुआ उसको जानने के बाद वो एसेस कर सकते हैं कि द ट्रू पॉइंट इज दिस। तो इन्वेस्टिगेशन जो है केवल एक गिवन टाइम पे उस समय इंटरनल जो पैथोलॉजी का डायनेमिक स्टेज चल रहा है वो कहाँ पे है, केवल वही जान सकते हैं। हम डिजीज का फैक्टर नहीं समझ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ना केवल पीसीओडी में बल्कि इंटायर डिजीज में हम केवल पैथोलॉजी का हम रिजल्ट ऑफ द डिजीज देखते हैं, काउज ऑफ द डिजीज नहीं देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम सभी को समझना चाहिए। अगर कोई नए होम्योपैथ हमारे पास तो अभी लग रहे सब बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन अगर कोई यंग जुड़ा है तो उनके लिए ये बता रहा हूं मैं कि पैथोलॉजी जो है वो काउज नहीं है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजीज। इस तो बहुत पहले हो गया। वो शुरू शुरू सब डिस्टरबेंस करते करते एक जगह ऐसा आया जहाँ पे हम मटेरियली देख सकते हैं डिस्टरबेंस, और उस स्टेज को पैथोलॉजिकल स्टेज बोलते हैं। हम इसके अलावा भी कई बातें कर सकते हैं, जैसे कि होम्योपैथी आखिर इसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे आपको हमको पता चल गया एंड्रोजन बढ़ा हुआ है, उसमें एनोवुलेशन शुरू हो गया है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या हम होम्योपैथ कुछ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। होम्योपैथी मैनेजमेंट एक खास चीज है जो एक, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, कई लोग जो पेशेंट आप लोग के पास आते होंगे और हमारे पास भी आते हैं कि डॉक्टर साहब पीसीओडी का कोई दवा है क्या। हर पेशेंट है, वो इग्नोरेंट है, उसको समझ नहीं है कि होम्योपैथी क्या है, एलोपैथी क्या है। तो एक बार तो हमको बोलना ही पड़ेगा, उसे हम कथा कहानी सुनाएंगे कि हाँ पीसीओडी का हम लोग ऐसे नहीं इलाज करते, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो शायद डिस्टर्ब हो जाए। तो जब भी कोई आता है कि सर आपके पास होम्योपैथी में ब्रोंकियल अस्थमा का दवा है, होम्योपैथिक में पीसीओडी का दवा है, तो हम लोग एक बार तो हाँ बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दवा है नहीं, ट्रीटमेंट है। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उससे ठीक होता है। तो ट्रीटमेंट और दवा, दवा एक है जो एक्स दवा निकाल के दे दिया स्पेसिफिक, जैसे कि एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। आपके पास बुखार की दवा है, हाँ पैरासीटामोल है, ले लीजिए। आपके पास बुखार की दवा है, ये है सोमो, ले लीजिए। ये हुआ कि स्पेसिफिक मेडिसिन टुवर्ड्स द नेम ऑफ द, बट फॉर द ट्रीटमेंट, ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए। हम होम्योपैथ कभी भी स्पेसिफिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं करते, हम लोग स्पेसिफिक रेमेडी से ट्रीटमेंट। और स्पेसिफिक रेमेडी से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हम होम्योपैथ एक पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, कॉजेशन ऑफ डिजीज, नेचर ऑफ द पेशेंट, उनका बिहेवियर, इन सबको लेते हुए उनका जो प्रेजेंट साइन एंड सिम्टम है उसको कंसीडर करते हुए, यानी कि मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और पर्टिकुलर लेवल पे, तीनों को जब कंबाइन करते हैं तब एक सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिकेटेड होता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और फोकस करना चाहेंगे, होम्योपैथ से अक्सर ये पूछा जाता है कि आपके लिए इसके लिए क्या दवा है। और हम होम्योपैथ इसीलिए निरुत्तर हो जाते हैं किसी भी डिजीज के लिए, क्योंकि हम लोगों को वैसा ट्रीटमेंट प्लान सिखाया नहीं गया है कि आपके पास पीसीओडी है तो ये दवा दे दीजिए, ब्रोंकियल अस्थमा है तो ये दवा दे दीजिए, किसी को हुपिंग कफ है तो ये दवा दे दीजिए। नहीं, सभी इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल कंस्टिट्यूशन डिफरेंट होता है, मेंटल मेकअप दूसरा होता है, फिजिकल मेकअप अलग होता है, उनका डिजायर एवर्सन अलग होता है। उन सबको कंबाइन करके जब एक इंडिकेटेड मेडिसिन मिलती है, तब हम सोचते हैं कि ये मेडिसिन उसके लिए सुटेबल।
तो वो जब इंडिकेटेड मेडिसिन हमको उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए सभी सिम्टम को देखने के बाद मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेमेडी, ना कि मेडिसिन। तो ये चीज हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि हम लोग किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करने में सक्षम हैं, लेकिन ये सक्षम हम उस पॉइंट पे नहीं है कि हम आपको एक स्पेसिफिक मेडिसिन XYZ आपको हम बता दें और उससे आप ट्रीटमेंट कर लें। ये कभी नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल तभी है जब हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करेंगे, तभी हम उसको स्पेसिफिक रेमेडी दे पाएंगे। अब हम आते हैं कि कॉजेज ऑफ पीसीओडी। जैसा कि अभी अभी हमने बोला कि मॉडर्न सिस्टम ये बिलीव करती है कि वो पैथोलॉजी क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमने बता दिया। और वो ये मानते हैं कि एग्जैक्ट काउज नहीं पता है कि कहाँ से ये गड़बड़ी होती है, क्यों होती है, ये उनको पता है, कि इसीलिए वो बोलते हैं कि एग्जैक्ट काउज इज अननोन। एंड मोस्ट ऑफ द डिजीजेज में वो यही कहते हैं कि काउज, एग्जैक्ट काउज इज अननोन। और हमने कहा भी कि होम्योपैथी में हनीमैन ने कह दिया है, काउज हैज टू रिमेन कंसील्ड फॉर एवर। वो कभी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये काउज जो है मटेरियल होता ही नहीं है। तो आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हमने कुछ बातें आपको बताने के लिए सोचा है। जैसे एवरी इंडिविजुअल मे हैव इंडिविजुअल काउज। सभी पर्टिकुलर जो भी पीसीओडी से लड़कियां या महिलाएं सफर करती है, हर किसी का कोई इंडिविजुअल काउज हो सकता है। और हमने बोला कि 100 to 100% में वो काउज सबको अफेक्ट करे, सबको पीसीओडी ला दे, ये भी नहीं हो सकता। तो ये तो डिपेंड करता है उसके पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री पे, सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये वास्तव में जो हम लोग होम्योपैथ जो महसूस करते हैं या जो फील करते हैं या जो एक्सपीरियंस किया है, ये वास्तव में उनका कुछ इमोशनल डिस्टरबेंस होता है। अब इमोशनल डिस्टरबेंस के काउजेस ढेर सारे हैं, है ना। किसी को स्टडी का स्ट्रेस हो जाता है, किसी को किसी के साथ अफेयर है उससे हो जाता है, किसी को डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव होता है, किसी को कुछ हो सकता है। सेवरल काउजेस हो सकते हैं इमोशनल स्ट्रेस को, जो कि हो सकता है जाने अनजाने में इंटरनल हो रहा हो, पेशेंट उसको नहीं महसूस कर पा रहा हो या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो। तो उसका एक्सप्रेशन उस पर्टिकुलर पेशेंट के पास हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री से कि किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होना है, ये तय करता है इंटरनल इकोनॉमी। इंटरनल इकोनॉमी से जब ये तय होता है, तब वो एक पर्टिकुलर डिजीज लाता है और अपने को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है कि मैं ये डिजीज हूँ, मुझे पहचानो, मुझे ट्रीटमेंट दो। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, और ये कोई हो सकता है किसी के लाइफ में कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री रही हो और कोई ऐसा इवेंट आया हो जो कि उसके लाइफ में हलचल मचा दिया हो, और वो आई गई बात हो गई हो, लेकिन आगे ये ट्रीटमेंट चलता रहता है और परेशानी बढ़ते जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रूमेंटल रोल डिस्टरबेंस करता है, तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। और जब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो सारा मेटाबॉलिज्म उथल पुथल होता है। जब उथल पुथल होता है, तो पता चलता है ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, और रिजल्ट कोई भी एक XY डिजीज हो सकता है। फॉर द पीसीओडी केस में, जैसे एंड्रोजन का बढ़ जाना एक काउज हो सकता है, बट दैट कैन नॉट बी सेड टू बी द काउज ऑफ द डिजीज। ये खास बात है जो हमको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। तो हमने ये बताने की कोशिश किया कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, वो एक ऐसा डिजीज है जिसको पीसीओडी सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इसमें सेट ऑफ सिम्टम्स एक नजर आता है। सबसे पहला है कि रेगुलर मेंसेस होता है, कभी किसी को स्कैंटी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेट हो सकता है, अर्ली हो सकता है। पहला इंडिकेशन यही है। सेकंड इंडिकेशन ये है कि उसको एक्ने पिंपल्स आ सकते हैं। थर्ड इंडिकेशन ये है कि उसको ये पता चलता है कि उसके चेहरे पे कहीं भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकता है, जो कैंथोसिस निग्रिकन हो सकता है। तो सेवरल ऐसे इंडिकेशंस हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को इंडिकेट करते हैं। तो हालांकि अभी जैसे जैसे हमने कहा, होम्योपैथी में कोई ऐसा श्योर शॉट दवा नहीं है, लेकिन हमारे रिपर्टरी में कुछ ऐसी दवाइयां इंडिकेट की गई। जैसे एलोपैथिक में तो इस तरह तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपके राइट ओवरी में सिस्ट है कि लेफ्ट लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है। अगर सिस्ट है तो आपका पीरियड डिले हो रहा है या अर्ली हो रहा है, वो उनका एक ही ट्रीटमेंट प्लान है, वो है हार्मोनल पिल्स। और हार्मोनल पिल्स में कौन सा पिल? वो पिल वो देते हैं जो कि लेडीज लोग अक्सर
प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए लेते हैं, और वही पिल के सहारे उनका पीरियड लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब जब वो हार्मोनल पिल पड़ता है तो उसको स्टॉप करने के 3 दिन से 5 दिन के अंदर उनका पीरियड आ जाता है, और वो 2 महीना 3 महीना 6 महीना खाते रहते हैं, सोचते हैं हमारा ठीक हो जाएगा, बट इट नेवर हैपन्स टू बी करेक्टेड। ये कभी ठीक नहीं होता है, और फिर अंत में कहीं ना कहीं कोई जाता है। हाँ, ये होता है, समटाइम्स ये हो सकता है कि इट कैन कम टू द नॉर्मल इटसेल्फ आल्सो, इट माइट हैपन। अगर उसका लाइफ में बहुत खुशियां आ गई हो, सब कुछ अच्छा हो गया हो, तो हो सकता है एक पॉइंट ऑफ गिवन टाइम पे ऑटो रिपेयर होकर के भी ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसा चीज है कि कुछ इंडिकेटेड होम्योपैथिक दवा है जो लोग आम भाषा में बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाने के लिए ये बात बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि हम लोग ये बताते हैं कि जैसे हमारे रिपर्टरी में जो फीव इंडिकेटेड मेडिसिन है, जैसे अगर ओवरी में सिस्ट है, जिसको ट्यूमर के नाम से रखा गया है, तो उसमें एक 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 जो है सिस्ट जनरल, कोई भी सिस्ट हो, राइट में हो लेफ्ट में हो, जनरल सिस्ट है, तो एपिस है, अर्जेंटम मेटालिकम है, ऑरम यूनेट्रोनेटम है, बेलाडोना भी हो सकता है, बोविस्टा भी हो सकता है। अब ये जो सेवरल मेडिसिन लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी मेडिसिन मिला के दे दिया जाए, ऐसा नहीं कि 4-5 ले लिया जाए दे दिया जाए, नहीं। अब यहाँ पर भी हमारा रिट्रोस्पेक्टिव एक ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है कि हमने पेशेंट को देखा, पेशेंट का सारा डिटेल लिया, सब कुछ समझा, अब इस मेडिसिन के इंडिकेशन से कौन टोटलिटी पे पहुंचता है, उसके अनुसार से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रू नहीं है, बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये सारे मेडिसिन जो है वो इंडिकेटेड मेडिसिन है, जैसे ब्रोमियम है, फूफो है, कैंथ्रिस है, कार्बोएनामेलिस है, कार्सिनोसिन है, कोलोसिंथ है, अ, अ, ये पॉली है जो वो दिखाता है कि फॉलिकल के लिए एक मेडिसिन है, फॉलिकुलर, वो भी दे सकते हैं, आयोडीनम दे सकते हैं, काली बाइक्रोम दे सकते हैं, काली ब्रोमाइड दे सकते हैं, लेकेसिस दे सकते हैं, लाइकोपोडियम है, बर्क है, म्यूरेक्स एक अच्छी दवा हो सकती है, नाजा हो सकती है, पेलेंड्रियम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, फॉस्फोरस है, प्लेटिना है, पोडोफाइलम है, प्रूनस है, रोडोडेंड्रन है, रस्टक्स है, और साइकोसिनम है, सिफलिनम है, थूजा है। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो कि रिपर्टरी में इंडिकेटेड है कि अगर फीमेल जेनिटालिया में, ओवरी में अगर सिस्ट है, तो ये सारी दवाइयां हो सकती है। अब ये डॉक्टर पे निर्भर करता है कि वो कैसे इसको पिक एंड चूज करता है, कौन सी दवा पिक एंड चूज करता है, और किससे उसको ट्रीटमेंट करता है। लेकिन इसी में अगर हम देखें, होम्योपैथी में यहाँ से थोड़ा सा बेटर होने लगा कि अगर राइट साइड है तो हमारे पास दवा है, एपिस है, बेलाडोना है, लैकोपोडियम है, पैलेडियम है, पोडोफाइलम है। ये एक खास बात होगी। अब उतनी सारी दवाइयों के लिस्ट में से थोड़ा सा छन के आ गया कि हमें थोड़ा सा रिपोर्टाइजेशन में हेल्प मिलने लगी। अगर लेफ्ट साइड है तो हम काली बाइक्रोम, लैकेसिस, नाजा और पैलेडियम, फास्फोरस, प्लेटिना, थूजा के बारे में सोच सकते हैं। और यही अगर पता चले कि ये सिस्ट जो है पेनफुल है, तो हम साइकोसिनम के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक तरह का रिपोर्टराइजेशन है, लेकिन हमको इस पे बिलीव डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें करनी चाहिए बिलीव टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे। जब तक हम मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल एंड पर्टिकुलर को तीनों को कंबाइन करके हम नहीं देखें, जैसे ये समझ में आता है कि ये डिजीज जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पहले तो हमने बोली दिया न्यूरो एंडोक्राइन का डिस्टर्बेंस से हो रहा है, फिर इसका जो इंडिकेशंस है, जो पर्टिकुलर पार्ट पे आ रहा है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो साइकोटिक है। तो सोरोसाइकोटिक है, ये बात तो कंफर्म है कि ये डिजीज सोरोसाइकोटिक है। तो ये हमें एक मियास्मेटिक इंडिकेशन देता है, और फैमिली हिस्ट्री वगैरह से लेकर के इसको हम समझ सकते हैं कि किस नेचर का डिजीज है, और कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ फैमिली हिस्ट्री में पहले इनके मदर फादर को ये डिजीज था, ग्रैंडफादर को ये डिजीज था, और इसके पास हिस्ट्री में कभी ये डिजीज रहा, तो ये ट्रूली साइकोटिक डिजीज है, और ऐसा है। तो हमने बोला ये सिर्फ नाम जस्ट फॉर स्टडी के लिए है कि हाँ ये स्टडी किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा केसेस तो नहीं, लेकिन एक दो केसेस पे जरूर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक
होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात है, और होम्योपैथिक मैनेजमेंट में हमने बोला कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट में कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है कि हाँ ये मेडिसिन दीजिए उसको ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग होम्योपैथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स यानी कंस्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करेंगे, तभी उसको बेनिफिट होगा। और जितना ज्यादा क्लोज टू इंडिविजुअल मेडिसिन रहेगा, उतनी ही जल्दी इफेक्ट होगी। ये बात फैक्ट है और एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो केसेस में हम आज कुछ केस के चर्चा करेंगे। उसमें जैसे एक मिस स्वीकृति है, ये हमारे मेमोरी का केस है, और ऐसा नहीं है कि ये केस बहुत भयानक टाइप का चीज है या बहुत बड़ी चीज मैं पेश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिस ऐशा है, उसका केस प्रॉपर प्रेजेंट करूंगा, और दो केस ऐसा है जो मैं याद से बताऊंगा कि क्या क्या उस केस में हुआ। ये दो केस पे ऐशा और स्वीकृति, ये दो का केस, ऐशा का और स्वीकृति का, मैं जरूर रेफर करना। हालांकि ऐसा नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज ऐसा है कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और आप सभी लोगों के क्लिनिक पे अक्सर आते होंगे, और हम लोग काफी लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार होता है कि मुझे ट्रू टोटलिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो 16 साल, 18 साल या 25 साल या 21 साल की अगर अनमैरिड लड़की है, तो कभी अकेले क्लिनिक पे आती नहीं है, पेरेंट्स के साथ आती है। अब जो उसके लाइफ हिस्ट्री में कुछ ऐसा इमोशनल स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, तो शायद हमें प्रॉपर नहीं बता पाए। उसी तरह से जो लेडीज मैरिड होने के बाद जब वो इन लॉज हाउस में जाती है, और जब उसको पीरियड मिस होता है, तो इन लॉज बहुत ज्यादा इस बात पर आशान्वित हो जाते हैं शायद वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन बात वो प्रेगनेंसी की नहीं है, बात तो यहाँ पे डिजीज डेवलपमेंट का है, तो उसको डिजीज हो गया है। अब ये जो डिजीज हो गया, तो इसके लिए फिर वो ही सास या ससुर यानी फादर इन लॉ या मदर इन लॉ लेके आते हैं। तो अब उसको उस फैमिली में आफ्टर मैरिज 2 3 4 इयर्स क्या उसको स्ट्रेस रहा है, वो ये नहीं बता सकते हैं। वो वहां भी डिस्क्लोज। तो कई बार जब तक ट्रू पिक्चर नहीं मिलता है, वहीं पर हम फेल होते हैं। किसी वजह से ट्रू पिक्चर मिल जाता है, तो हम बहुत आसानी से ऐसे डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक केस है, ये आप लोगों को उतना ज्यादा विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, मैंने इसको जूम करके देखने की कोशिश किया है। ये एक ऐशा का केस, ऐशा का केस है। ये 3 भाग में मैंने 3 टुकड़े में इसको वो कर दिया है। ये आप डेट देख सकते हैं कि इसका पहला यूएसजी जो है ये 2018 का है, 6 नवंबर का है ना। और इसमें ये क्लियर इंडिकेटेड है कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, यहाँ पे लिखा हुआ। द स्कैन अपीयर्स सजेस्टिव बाइलेटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज, है ना। तो दोनों साइड इसको ओवरी में डिजीज है। और जब इसका ट्रीटमेंट किया, आपने शुरू में देखा कि इसको पहले से था, और हमने फिर से इसको ये केस इसलिए प्रेजेंट करने में अच्छा लगता है। यूजुअली हम लोगों के पास, हमारे लोग तो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और हम जब बोलते हैं कि आप इसको करिए, करिए का मतलब इन्वेस्टिगेट कराए, तो हमारी बात नहीं मानते। लेकिन ये पेशेंट चूंकि पहले से सफर था, क्रोनिक केस था, इसलिए हमारे कहने पर भी इन्होंने अपना एक अल्ट्रासाउंड कराया। तो इसीलिए हमारा नाम यहाँ पर है, और इसमें ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है। जब 3 4 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद, फिर जब इसका काफी चीज पीरियड्स नॉर्मल आने लगा, तो हमने कराया, इसमें भी हमारा नाम लिखा हुआ है। और इसमें ये क्लियर हो गया कि नो इसमें लिखा गया सब चीज के बारे में कि नो ओवरी एंड एड्रेक्सल मास इज ऑब्जर्व। सारा ओवरी जो है एकदम क्लियर हो गया। तो आखिर ये क्लियर हुआ 4 5 महीने में। तो हम इस केस को थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि क्लियर हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये केस आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 9 नवंबर 18 को आए थे, और ये क्रोनिक केस था पीसीओडी का। और इनको जो पहले 6 9 2018 को बाइलेटरल पहले से डायग्नोस था। उसके बाद ये उनका सिम्टोमेटोलॉजी है कि उनका पीरियड लेट आ रहा था, मेंस जेली लाइक था, क्लॉट था, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग था, स्ट्रॉन्ग फॉल स्मेलिंग था, डार्क ब्राउनिश था, और 3 डेज स्पॉटिंग रहता था। और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम उनको थे, जैसे कि नॉस्ट्रिल में इचिंग था, एनस में इचिंग था, और रिगर्जिटेशन ऑफ फूड था, हार्टबर्न था, डिस्पेप्सिया था, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन था फॉर 5 इयर्स। ये सारे भी उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस थे। इस कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ
मैं थोड़ा सा इसलिए कह दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान किया गया। इनका स्किन पे भी इचिंग था, एपेटाइट कम था, और उनको मीठा बहुत पसंद था और वार्म फूड अच्छा लगता था, लेकिन उसको प्यास कम रहती थी। और जो बॉवेल मूवमेंट था वो बहुत गैस के साथ बाहर आता था, जो भी स्टूल है। और ये पेशाब भी उनका इंटरप्टेड फ्लो रहता था, और दिक्कत होती थी पेशाब में, बार बार जाना पड़ता था। और अक्सर वो नींद में उठ जाया भी करती थी कफ की वजह से। तो सिम्टम में ड्रीम्स था, और ड्रीम्स में जो है वो डेली इवेंट का कोई विशेष चीज नहीं था। कंपनी डिजायर नॉर्मल बात है, और उनको लेकिन कंपनी डिजायर नॉर्मल बात, लेकिन उनको एक खास चीज जो था, फियर एलोन बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इमोशनल वीपिंग मूड रहता था, और डिप्रेशन उनको रहता था, विद सुसाइडल टेंडेंसी भी था। ये सारा चीज था, एंगर वायलेंट था, कोई एंथुजियाज्म नहीं लगता था, लाइफ में सैडनेस हो गया। क्योंकि ये केस में काफी दिनों से ये पीसीओडी का केस चल रहा था उनके साथ, और वो बहुत हतोत्साहित हो गई थी शायद कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, अनमैरिड थी। तो ये इनका चला। अब इसमें पूरे केस में इतने सारे सिम्टम थे, इतने जगह पे थे, कि मैं कोई टोटलिटी प्रॉपरली सूट नहीं कर सकता था। लेकिन एक चीज टोटलिटी हो सकती थी, जो थी इसको कि एंटीसोरिक दवा दिया जाए। जैसा कि पहले भी हमने बोला कि सोरोसाइकोटिक ये डिजीज है, तो हमने सबसे पहले इनको सल्फर 200 दिया, 2 डोज। एक तुरंत क्लिनिक में खिलाया और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फॉलो कराया, और 15 दिन का प्लेसबो से इसको फॉलो किया। और फर्स्ट फॉलोअप में वो उसको ओवरऑल अच्छा केवल महसूस हुआ। नॉस्ट्रिल का जो इचिंग था वो बेटर था, बट लेकिन जो एनस में जो था वो उसका इचिंग बढ़ गया था। पीरियड उसको 18/9/2018 को आया था। ड्राई कॉलआउट क्लॉटेड था ऑन फर्स्ट डे। सेकेंड, म्यूकस एंड क्लॉटेड पेन मॉडरेट था। ये इसका सिम्टम था जो कि फर्स्ट फॉलोअप में आए। और फर्स्ट फॉलोअप का जो प्रिस्क्रिप्शन था कि हमने फिर उसको सल्फर दिया, 2 डोज, और फिर उसको प्लेसबो से उसको फॉलो कराया। ये सेकंड फॉलोअप का है, गलती से आप फर्स्ट फॉलोअप लिखा गया है, नहीं ये तो ये फर्स्ट फॉलोअप ही है, सॉरी। हाँ, फॉलोअप में हमने फर्स्ट फॉलोअप में जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो उसको पुड़िया में भी, यानी जो डोज 2 दिया था हमने, सल्फर दिया था, उसकी जगह पर अब प्लेसबो ही दिया, और साथ में प्लेसबो से फॉलो कराया। फिर इनका जो आगे का है, ये 27/10/2018 को जब आते हैं तो इनको क्रैम्प होता है, पेट में दर्द रहता है, और का जो स्टूल था बहुत फिल्थी और कैरियन लाइक स्मेलिंग था, और पीरियड के समय बहुत दर्द भी था। तो चूंकि हम सल्फर पहले दे चुके थे, और मुझे ये हमारे जो सीनियर, जो हमारे फादर, चाहे जो हमारे एक्सपीरियंस देने वाले थे, उन्होंने कहा था एक बात। हम एक चीज से अपने स्टूडेंट को भी बोलते हैं कि हम लोग शरद चंद्र लाल को नहीं बोलते। शरद चंद्र लाल का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर है। शरद चंद्र लाल एक नाम बिठा लेते हैं जिसका मतलब होता है सल्फर कैलकेरिया कार्ब लाइकोपोडियम। शरद से एस ले लेते हैं, चंद्र से सी ले लेते हैं, और लाल से लाइको ले लेते हैं, एल। तो एस, ये जो है SCL, ये शरद चंद्र लाल की पहले सल्फर देना है, फिर कैलकेरिया कार्ब देना है, फिर लाइकोपोडियम देना है। ऐसा तो सभी बोरिक वगैरह में भी लिखा है कि ये तीन एक दूसरे को चेन में बहुत अच्छा से फॉलो करते हैं। तो ये एक क्रॉनिक सोरिक केस था, इसलिए हमने फिर नेक्स्ट डोज में इसको कैलकेरिया कार्ब दिया। और कैलकेरिया कार्ब देने के बाद इस पेशेंट को आ, ये रिवील करती है, जो पहले मैं नहीं बताई, केवल बोली थी कि पेशाब रुक रुक के होता है, दिखने जाहिर करता है। और ये बताती है कि मुझे पहले हिस्ट्री में बहुत UTI रहा था, और फ्रिक्वेंट अर्जिंग पास स्टून है, बर्निंग पेन है, और थोड़ा फीवरिश भी फील करने लगी, टीचिंग ऑफ फेनस। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर पढ़ाई का मामला करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा महसूस होने लगा कि कोई हो सकता है मेजर प्रॉब्लम अब कम हो रहा है, तो ये छोटे छोटे सिम्टम अब उभर के बाहर आने लग पड़े हैं। और ये है, पेशाब करने में प्रेशर लगता था, और भूख जो है एट 3 AM, हंगर फीलिंग, देन गेट सबसाइडेड इटसेल्फ।
हाथों में पसीना, जो कि पहले भी था, जो नहीं था बीच में, वो अभी आने लगा। उनका पीरियड 24/10/2018। अगर आप पीरियड्स का दौर देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसको पीरियड जो है ये एक मिनट सर, एक कैलक्रिया कार के, हाँ, ये स्लाइड छूट गया था। 10/11/18 को हमने इनको जो प्रॉब्लम था उसमें लाइकोपोडियम दिया था, जो शरद चंद्र लाल की बात बोली कि हम लाइकोपोडियम दिया, और लाइकोपोडियम देने के बाद नेट्राम्यूर से फॉलो कराया था, और नेट्राम्यूर के बाद इनको हमने पूजा दिया विद दिस होप कि ये एक ट्रीटमेंट प्लान है कि सोरो साइकोटिक ट्रीटमेंट में इस तरह से दे रहे हैं, और सब हमने एक डोज में दिया, कोई रोज खाने के लिए मेडिसिन इनको नहीं दिया, ये खास बात। अब जो प्रॉब्लम जो सब आया कि पीरियड वगैरह सब, और यहाँ पर जो उनका, आपको पहले ही बता दिया था कि उनका पीसीओडी लगभग ठीक हो गया था, लेकिन ये उनको इरिटेबिलिटी, मूड डिप्रेस रहने लगा, कुछ ऐसा फिर से शुरू हुआ। तो हमने उनको लाइकोपोडियम तो दिया ही, साथ में सीपिया 0/1 पहले दिया, और सीपिया यहाँ पर पूजा देने के बाद सीपिया 0/1 दिया, उसके बाद फिर सीपिया देने के बाद फिर लाइकोपोडियम सीपिया 0/2 दिया, और सीपिया 0/2 देने के बाद फिर प्लेसबो से फॉलो कराया, पुड़िया नहीं दिया, और सिर्फ सीपिया 0/2 दिया। अब ये जो यहाँ पर है, ये डेट हमने चूंकि पहले ही आपको अल्ट्रासाउंड दिखा दिया, उसका यहाँ पर इससे पहले इसका क्लियर हो गया कि उसको पॉलीसिस्टिक जो ओवरी में सिस्ट था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर से हम उसको सीपिया का ट्रीटमेंट देने लगे, क्योंकि सीपिया का ट्रीटमेंट इसलिए भी देना पड़ा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अब सीपिया लगने लगी, बहुत सारा मूड डिप्रेशन एक्सेट्रा का सब समझ आने लगा, तो इनको सीपिया दिया। तो ये एक केस ऐसा था जिसको कि हमने इस तरह से किया। अभी ऐसा नहीं है, पीछे वो करीब इसके बाद भी 6-8 महीना ट्रीटमेंट लेती रही, पीसीओडी तो उनका ठीक हो गया, लेकिन अदर कॉम्प्लिकेशन, कुछ साइन सिम्टम आते रहे जिसका ट्रीटमेंट चला। तो इसका कंक्लूजन इस केस का हम ये दे सकते हैं या बता सकते हैं कि इट वाज ए मिक्स्ड मियास्मेटिक केस ऑफ क्रॉनिक केस, हेंस ट्रीटमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मियास्मेटिक केस था, और हमने एक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट से इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, और फिर एंटीसाइकोटिक दिया, और ट्रीटमेंट फर्दर भी इनका चला अदर कॉम्प्लिकेशंस के लिए। लेकिन जो बेसिक कंसर्न था पीसीओडी का, जो कि उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया होता, पीरियड इरेगुलर था, वो रेगुलर उनका आने लगा। तो ये एक केस था ऐशा का, जो हमने आपको समझाया। एक केस है मेमोरी में, यस, मेमोरी में ये है, सबसे पहले शुरू शुरू जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था 91 में, तो 92-93 का शायद ये केस है। एक मैरिड लेडी आई थी, 28 इयर्स की थी, और 5 साल पहले उसका शादी हो चुका था, लेकिन उसका कंसीवमेंट में दिक्कत, वो कंसीव नहीं कर रही थी, और उसको प्रॉब्लम था। तो वो परेशान थी कि क्या दिक्कत हो रही है, और उसको पेट में दर्द रहता था। तो जब उसका यूएसजी कराया गया तो उसको पीसीओडी राइट साइड का उसका निकल के आया कि इसको पीसीओडी। हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, और लगभग 4-5 महीने तक हमने ट्रीटमेंट किया, लेकिन उस समय जो बेस्ट ऑफ मेरा नॉलेज था, जितना मुझे नॉलेज था, क्योंकि मैं बहुत बिगनर था, मुझे बहुत चीजें नहीं आती थी, तो हमने ट्रीटमेंट दिया, जो भी रिपर्टरी में देखा कुछ XYZ दवा देता गया, लेकिन उससे उसका प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ। लेकिन एक दिन 4-5 महीने के दौरान वो क्लिनिक में उसने ये एक्सप्रेस किया कि उसको जो पेट में राइट साइड जो दर्द होता है, वो ऐसा दर्द करता है जैसे कोई पिंचिंग पेन हो रहा हो, ऐसे कि जैसे कोई चींटी काट रहा हो। तो ये जो चींटी काट रहा है और ये पिंचिंग पेन मुझे एपिस देने पे मजबूर कर दिया, और जब इसको हमने एपिस दिया, और एपिस देने, एपिस एक बार भी नहीं, एपिस 3-4 टाइम्स दिया, 3 टाइम्स इन ए डे, और वो 3 टाइम्स ऑफ डे में वो विद इन 1 और 2 मंथ वो रिकवर कर गई, और लेटर ऑन 2-3 मंथ्स के बाद वो कंसीव भी कर गई, और वो आज उसके बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, वो तो खैर अलग बात है। तो ये भी एक खास बात है कि ट्रीटमेंट से कभी कभी कुछ चीजें हमसे टोटलिटी में मिस हो जाती है। जैसे पेन तो था एब्डोमेन में, लेकिन मैंने शायद कैरेक्टर ऑफ पेन पे जिक्र नहीं किया, नहीं ध्यान दिया। लेकिन जब वो लेडी वो बाद में 4-5 महीना बाद रिवील की, बताई कि नहीं, मुझे जो दर्द होता है वो एक पिंचिंग पेन, ऐसा जैसे चींटी काटती है वैसा दर्द होता है,
तब एपिस दिया और तब ये आसानी से सॉल्व हो गया केस और सारा प्रॉब्लम उसका ठीक हो गया। दूसरा केस है एक मिस स्वीकृति का। ये केस बहुत हमने पेन से लिखा है क्योंकि उस समय कंप्यूटर पे नहीं था। वो पहला केस जो आपको दिखाया ऐशा का, तब मैं कंप्यूटर यूज करने लगा था। उस समय मैं फाइल में ही ट्रीटमेंट करता था, इसलिए इसका डिटेल बहुत ज्यादा अभी बताऊंगा तो अब मुझे लगता है टाइम भी बहुत कम बचा है। और इस लेडी को, ये बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत खुश रहने वाली, बहुत ज्यादा चिकन खाने वाली, लेकिन फेयरफुल थी और बहुत ज्यादा कंपनी डिजायर था। फ्रेंड बहुत आसानी से बन जाते थे। हमारे क्लिनिक पे फर्स्ट टाइम आई, फर्स्ट टाइम ही क्लिनिक पे इतनी फ्रेंडली हो गई और तुरंत फिर ये ऑफर कर दिया कि मैं चिकन बनाऊंगा, आप मुझे ठीक कर दिए, मैं चिकन बनाएंगे तो एकदम आपको हमेशा चिकन खिलाऊंगी। इस पेशेंट को फास्फोरस दिया 200 और मुझे बिलीव नहीं हुआ, वो 1 महीना में उसका पॉलीसिस्टिक वो जो ओवरी का जो चला आया था, जिसके लिए फर्स्ट डे रो रही थी, बहुत इमोशनल थी, उसको नौजिया और चक्कर भी आता था वॉमिटिंग के साथ, वो सब रिकवर कर गया। और वो उसको मेरे आश्चर्य नहीं रहा तो मैंने कहा ये रिपोर्ट गलत है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि 1 महीना में पॉलीसिस्टिक ठीक हो जाए। फिर उसको दूसरे जगह से उसको अल्ट्रासाउंड कराया और बिलीव मी कि दूसरे अल्ट्रासाउंड भी उसका क्लियर निकला। तो ये मेमोरी का केस है। और एक और है जो बता रहे हैं, ये स्वीकृति का केस है। और एक और केस जिसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो बहुत कम समय बचा है इसलिए फटाफट बताता हूँ। एक लेडी जो 32-35 ईयर्स की थी, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज था, बोथ साइड था, और उसका एक ओवरी को पहले के डॉक्टर कंसीवमेंट नहीं हो रहा था, तो एक ओवरी काट के हटा भी चुका था और उसको रेनल सीआरएम भी था, क्रोनिक रेनल फेल्योर भी था, सीरम क्रिएटिनिन 4-5 था। वो बहुत सारा केस है। केस ये केस इसलिए बता रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है, ये केस डॉक्टर एम के सानी ने हमारे कैंप में आकर के, एक भूतनाथ कैंप हुआ था, उसमें उन्होंने ये केस लिया था, उन्हीं से हमने केस लिवाया था। और उन्होंने मैग्नीशिया म्यूर करके उन्होंने उसको सजेस्ट किया था देने के लिए, मैग्नीशिया म्यूर दिया गया था। और वो केस का लेडी का, वो जो पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो डिजीज था, जो एक साइड जो हो रहा था, वो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में वो हो गया, क्लियर हो गया। ये बातें जब हमने एलोपैथिक डॉक्टर के सामने रखा तो वो लोग कहने लगे अरे ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन केवल यही था कि जब आपको पता ही अपने आप ठीक हो जाता है तो एक ओवरी काटा ही क्यों? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अगर ये पता है तो फिर एक ओपनिंग क्यों काटा, और जब हम ठीक कर रहे हैं, अगर करेक्ट कर रहे हैं तो कहते हैं आप अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसे सेवरल ऐसे इंस्टांसेज है जो लाइफ में होते रहते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते रहते हैं। तो पीसीओडी होम्योपैथिक से ठीक हो सकता है, लेकिन वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। और ट्रीटमेंट से तभी ठीक हो सकता है जब हम उसको टोटलिटी बेस पे प्रिस्क्रिप्शन देंगे, तो डेफिनेटली और क्योर होगा। हमें 100% अपना एफर्ट्स लगाना है तो पेशेंट निश्चित ही क्योर होगा। ऐसे सेवरल अदर केसेस भी है जिसकी चर्चा फिर कभी की जाएगी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हरिनारायण जी, आप कुछ कर रहे हैं? हैं। हाँ सर। डॉक्टर हरिनारायण जी, डॉक्टर हरिनारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहना नहीं सर, मैं लिख दिया, टाइप कर दिया सर, हाँ, टाइप कर दिया मैं सर। ओके ओके। तो वर्मा जी, आपके लिए एक सवाल है। हाँ पीसीओडी में माइंड बॉडी बैक हिस्ट्री नीड्स एंड लो पोटेंसी इज मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन। सॉरी, एलएम पोटेंसी। हाँ, ये सही है क्योंकि आजकल जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ये सारे केस हमने थोड़े पहले के दिखाए। अभी देखिए सीपिया हमने उसको जो फर्स्ट केस दिखाया, उसमें आगे का केस में हमने एलएम पोटेंसी लेके चले, लेकिन मुझे एलएम पोटेंसी पे कॉन्फिडेंस बहुत बाद आया। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, जैसे कि अभी सानी जी से बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, कि जैसे हेयर ट्रांसमिशन के लिए रवि जी हमको हमेशा प्रेरित करते हैं, तो हमने कहा अभी मैं एलएम पोटेंसी तक पहुंच चुका हूँ, अब मैं करूंगा, ट्राई जरूर करूंगा। मैं कर नहीं पाता हूँ, फेयर रहता है मुझे,
तो ये एक चीज है। पहले मैं 30, 200 वही चलाता था। लेटर ऑन जब मुझे एलएम पोटेंसी मिला तो वो उससे पेशेंट रिकवर नहीं हुए, ठीक नहीं हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस लूज कर गया। लेकिन जब हैप्को का मंगाया, बाई चांस एक हमारा स्टूडेंट था, वो ला के दिया, और जब यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। तब से मैं एलएम पोटेंसी का फैन हो गया। अब मैं ज्यादातर एलएम पोटेंसी से ट्रीटमेंट करता हूँ। दे रहा है, दुरुस्त है। हाँ। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ये जब अपडेटेड रहना जरूरी होता है। अब यस घर सर। में हम लोग पुराना मॉडल का टीवी तो रखना नहीं चाहते, हमें अभी हाँ सर, स्मार्ट लगाना चाहते हैं। मुझे याद लेकिन नहीं आ रहा सर। मेडिकल प्रैक्टिस में भी हम लोगों को अपग्रेड करना पड़ता है और अपडेटेड नॉलेज रहना चाहिए। और हाँ सर, डॉक्टर हेनेमैन का जो लेटेस्ट पोटेंसी है, वो जी, एलएम पोटेंसी है, तो उसको अपनाने में क्या दिक्कत है, क्यों प्रॉब्लम है लोगों को, मुझे पता समझ नहीं में नहीं सर। आता है। आजकल और सर इसलिए मैं जेन्युइन कहता मेडिसिन हूँ नहीं कि मिलता एलएम सर। पोटेंसी जो लेटेस्ट पोटेंसी है, और वो काफी बॉडी का कंपेटेबल होता है, लाइफ कंपेटेबल मेडिसिन है, इसीलिए इसको यूज करना चाहिए। तो दूसरी बात, आपने जो पीसीओएस का चर्चा उठाया, पीसीओएस से बड़ा वाइड टर्म है। अभी मैं चर्चा कर रहा था अपने एक साथी के साथ में, ये मेडिकल एक टाइप ऑफ मेडिकल कंफ्यूजन है। जब बहुत सारी बीमारियां हुआ करते थे, और पहले जमाने में हम लोग इसको कहते थे कि ओवेरी बढ़ गया, हो गया, ये इसमें आपका एग्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो अलग अलग बीमारी का याद करते हैं। अब देख रहे हैं, तो ये जो पीसीओएस का करने का मतलब क्या हो गया कि आजकल अब एक फीलिंग से, एक अंडरस्टैंडिंग डिजीज के प्रति पीसीओएस करने का मतलब क्या हो गया, जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवेरी, ओवरीज, है ना, यस। जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन। तो हम जी, लोग भी तो होम्योपैथी में वही करते हैं ना, टोटलिटी की ओर। तो यही है, अब एक ही बीमारी के साथ में नहीं है। पेट का बीमारी हो गया तो कह देते हैं आईबीएस हो गया, लंग्स का बीमारी हो गया तो सीपीओडी कर देते हैं। उसी तरह से हम लोग अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे मान्यता और लोगों का सोच जो है, तो होलिस्टिक अप्रोच में जाएगा। और ये पीसीओएस जो है, तो एक मैं कहता हूँ कि पीसीओएस एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि मेडिकल साइंस को होलिस्टिक अप्रोच की ओर ले जाने के लिए जिक्र के लिए प्रेरित कर रहा है, उनको डायरेक्ट कर रहा है कि आप होलिस्टिक अप्रोच को अपनाइए। तो ये बड़ा अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा, आपने बहुत अच्छा है। और आपका 12 तारीख को वर्मा जी, आपका 12 तारीख को इंग्लिश सेशन भी है, तो उसमें भी आप इसी सेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको यही टॉपिक उसमें दिया हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे केसेस को दिया। ठीक है, और काफी आपने क्लासिकल ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, अप्रोच में कर रहे हैं, और ये अच्छा प्रयास है हम लोगों का। और आने वाला समय अगर इसी तरह से लोग स्टूडेंट्स और ये फॉलो करते रहें, तो आने वाला समय हम लोगों का एक अच्छा होम्योपैथी का भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि जहाँ होम्योपैथिक प्रिंसिपल का आप बदलाव बिखराव लाएंगे, तो होम्योपैथी बिखर जाएगा। आप तो बिखर जाइएगा खुद ही, लेकिन होम्योपैथी के अंदर में भी बिखराव आ गया, जो कि हम लोग अभी समाज में देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट, हर एक होम्योपैथ अपनी अपना दुनिया बना दिया है। अरे ऐसा हाँ। कहीं होता, होम्योपैथी एक सब्जेक्ट है, तो होम्योपैथी में हम डॉक्टर साहनी का होम्योपैथी, डॉक्टर वर्मा जी का होम्योपैथी, डॉक्टर रवि का होम्योपैथी, ऐसा थोड़ी होता है, डॉक्टर रामजी सिंह का होम्योपैथी, ऐसे थोड़ी होता है। ये हम लोगों ने बंटवारा कर लिया है, या हम लोग इसको एक प्लेटफॉर्म में रखना चाहते हैं। तो इस दृष्टिकोण को हम लोग को प्रमोट करना है। और पहले हम लोग कहते थे कि पहले के समय में, Dr. Manoj, I am ready. Just 1 minute is still left, and Okay, I am okay. concluding the session, sir. Please, Okay. sir. Okay, sir. Thank you. Just राम प्रवेश जी पूछ रहा था। concluding remarks I am giving, and then I hope that वर्मा जी, आपका बहुत अच्छा विषय रहा। आपने बहुत हम लोगों को सोचने के लिए बातें किया। और चूंकि डॉक्टर मनोज जी हम लोगों को रिमाइंड कर रहे हैं, इस सेशन का 8 समय भी हो गया है, ये जी जी सेशन जी, समाप्त करते हैं। आप फिर से आइए, हम लोग, आपका स्वागत है, ठीक। निरंतर आते रहिए, और हम लोग के साथ में सभी कोई मिलकर के ज्ञान का साझा करें। आपकी स्टूडेंट डॉक्टर अंकिता भी आपको धन्यवाद कर रही है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर को आप ऑफ कर लीजिए, एंड द अच्छा, माइक सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर मनोज फॉर योर इंग्लिश सेशन, सर। यू कैन स्टार्ट हियर।
start your question now, sir. Please, sir.